तो नया देखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। चैप्टर 4 जो है ना, इसमें वो स्टैंडिंग ऑर्डर से डील करता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है? जहाँ जिस इस्टेब्लिशमेंट में 300 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों, वहाँ ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगते हैं। पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में लिमिट थी 100 वर्कर। जहाँ 100 वर्कर से ज़्यादा काम करते थे, स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनमें लग जाता था। लेकिन अब इस लिमिट को 300 कर दिया गया है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर सिविल सर्विसेज रूल, डिफेंस एंड रेलवेज। ठीक है, और अदर नोटिफाइड कैटेगरीज बाय गवर्नमेंट। अब इसमें वही है कि टेम्परेरी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अप्लाई करा जाएगा जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोड जब कमेंस हो जाएगा, इसमें लिखा है कि कोड जब कमेंस हो जाएगा, हर एम्प्लॉयर को एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा विद इन 6 मंथ बेस्ड ऑन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स और जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं उनके हिसाब से। इसमें एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल से सबमिशन से पहले कंसल्टेशन ज़रूरी है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कंसल्ट करना है। बाद में कंसिलेशन ऑफिसर कॉपी भेजता था, 5 कॉपीज़ स्टैंडिंग ऑर्डर की देनी पड़ती थी, फिर 1 कॉपी उसमें यूनियन को, ठीक है, और वर्कमैन को दिया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या किया कि इसमें कहा है कि कंसल्ट करना है। ठीक है, निगोशिएटिंग यूनियन से या ट्रेड यूनियन से या फिर काउंसिल, जो काउंसिल बनती थी ना, अगर कोई निगोशिएटिंग यूनियन नहीं है तो निगोशिएटिंग काउंसिल बनाते थे। इन सब से पहले एम्प्लॉयर को कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर ड्राफ्ट जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज भेजना पड़ेगा फॉर अप्रूवल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली मोड ऐड कर दिया गया है। उसमें क्या था, पहले 5 कॉपीज़ भेजनी पड़ती थी, 5 कॉपीज़ भेजनी पड़ती थी। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिकली का प्रावधान आ गया है। ठीक है, अगर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को एम्प्लॉयर फुली एडॉप्ट कर लेता है तो उसको डीम्ड सर्टिफाइड बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन सर्टिफाइंग ऑफिसर चेंजेस के लिए बोल सकता है अगर ज़रूरी है। बाद में अगर मॉडिफिकेशन चाहिए तो 6 मंथ्स में उसके लिए फिर से एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। फिर उसमें वही था कि 5 कॉपीज़ फिर भेजनी पड़ती थी। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल फीचर ये दिया गया है कि अगर 60 दिन में उसने अप्रूव नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। सेम बताया गया है कि अथॉरिटी पे सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, अपील की बात करी जाए तो एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल ये विद इन 60 डेज अपीलेट अथॉरिटी पे अपील करेंगे, ये लिखा हुआ है। स्टैंडिंग ऑर्डर की जो ऑपरेशन और अवेलेबिलिटी है वो सर्टिफिकेशन से 30 डेज में हो जाती है। मतलब अगर अपील ना की जाए इसके विरुद्ध स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तो वो 30 डेज में सर्टिफिकेशन वैलिड हो जाता है। ठीक है, या फिर अपील की जाए तो 7 दिन में अपीलेट ऑर्डर से के 7 दिन में ऑपरेशन में आ जाता है ना। तो सेम प्रोविज़न है ये भी। वही कॉपी चाहिए तो फीस लगेगी अगर उसकी ऑर्डर्स की कॉपी चाहिए तो। ठीक है, अनलेस बोथ साइड एग्री 6 मंथ से पहले। इसमें ये लिखा गया, पहले तो ये था कि शायद 6 मंथ तक चेंज ही नहीं हो सकता स्टैंडिंग ऑर्डर, लेकिन इसमें कहा है कि जब तक दोनों साइड एग्री ना कर जाएं, खुद से ना दें, तो चेंज नहीं हो सकता इससे 6 मंथ से पहले। ठीक है, अब 6 मंथ के बाद में क्या होगा, 6 मंथ से पहले दोनों को साथ में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद कोई भी अप्लाई कर सकता है मॉडिफिकेशन के लिए, दोनों में से कोई भी। ठीक है, इसमें वही है सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब कोई वर्कर सस्पेंड हो गया तो उसको जीने का तो अधिकार है, तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। और इंक्वायरी विद इन 90 डेज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो पहले 90 डेज़ के लिए 50% वेजेज हैं, आफ्टर 90 डेज़ के लिए 75% वेजेज हैं, अगर डिले वर्कर के थ्रू नहीं है तो। वही चैप्टर 4 डील करता है नोटिस ऑफ चेंज से। और नोटिस ऑफ चेंज क्या कहता है कि एम्प्लॉयर को 21 दिन का नोटिस पहले भी देना था कंडीशंस चेंज करने से पहले, और आज भी देना है। ठीक है, इन सब कंडीशंस पे नोटिस ऑफ चेंज दिया जाता है। ठीक है,
अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि नोटिस ज़रूरी नहीं है जब चेंज इज़ एज पर सेटलमेंट अवार्ड और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। अगर इसके वजह से चेंज हो रहा है तो नोटिस की ज़रूरत नहीं है। चेंज अगर इमरजेंसी और इसेंशियल सर्विस रीजन की वजह से चेंज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है नोटिस। और अगर मैटर थर्ड शेड्यूल में जो लिखे नहीं हैं उनसे रिलेटेड चेंज हो रहा है तो नोटिस ज़रूरी नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि इनके अलावा कोई चेंज है, वेजेस, लीव, हॉलीडेज, वर्किंग आवर, शिफ्ट चेंजेस, ग्रेड क्लासिफिकेशन, विड्रॉल ऑफ कस्टमरी कंसेशन, रूल ऑफ डिसिप्लिन, रिट्रेंचमेंट, इन सब के अलावा कोई अगर चेंज है तो फिर उसमें ज़रूरी नहीं है। मतलब जो थर्ड शेड्यूल में मैटर्स नहीं लिखे हैं उनके अलावा कोई चेंज है तो चेंज ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का प्रावधान है, हम चाहें तो आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट कंसिलेशन ऑफिसर और गवर्नमेंट को भेज सकते हैं और गवर्नमेंट उस आर्बिट्रेशन को ऑफिशियल गैजेट में विद इन 30 डेज़ पब्लिश करेगी और पब्लिकेशन के बाद में डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन पे रेफ़र कर दिया जाएगा। अब आर्बिट्रेटर सिंगल भी हो सकता है या ऑड नंबर में जॉइंट भी हो सकता है टू अवॉइड द टाई, और पार्टीज़ can mutually appoint any independent person as the arbitrator, or government officer cannot be arbitrator if connected with the dispute। मतलब अगर गवर्नमेंट कनेक्टेड है डिस्प्यूट से तो गवर्नमेंट ऑफिसर आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आर्बिट्रेटर को जो अवार्ड है वो ट्रिब्यूनल अवार्ड का सेम लीगल फोर्स उसमें बाइंडिंग होता है। अगला देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इसमें कंसिलिएशन ऑफिसर जो होता है ना उसको कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। उनकी ड्यूटी क्या होती है? सेटलमेंट को प्रमोट करना, कंसिलिएशन करना और रिपोर्ट 45 डेज में भेजना। ये इंपॉर्टेंट है। पहले इनको रिपोर्ट 14 डेज में भेजनी थी। ठीक है। सेटलमेंट की रिपोर्ट गवर्नमेंट को 14 डेज में भेजनी होती थी, लेकिन अब उसको 14 से क्या कर दिया है? 45। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 14 से इसको कंसिलेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को 45 डेज कर दिया है। अब अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करी जाए, इसमें भी रूल्स चेंज हुए हैं। इसमें क्या इसमें बताया गया है कि एक इसमें जुडिशियल मेंबर होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट जज या उससे हायर अथॉरिटी का होना चाहिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होना चाहिए जो कि लेबर या सर्विस बैकग्राउंड से होना चाहिए। मतलब दो लोग, एक जुडिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंबर, जैसे लेबर कमिश्नर और सो, है ना। जो चेयरपर्सन होगा वो जुडिशियल मेंबर में से होगा चेयरपर्सन। तो इसमें एक पहले क्या था? पहले केवल एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, अब 2 मेंबर की बेंच सिस्टम कर दिया गया है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। पहले क्या होता था? पहले एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था। आगे बढ़ते हैं। इसका जो टेन्योर है वो 3 साल तक है, एक्सटेंडेड 5 ईयर्स, है ना। और गवर्नमेंट मल्टीपल बेंचेस सेम पावर्स की कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की। अब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करी जाए, नेशनल इम्पोर्टेंस और जो 2 और उससे ज़्यादा स्टेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मैटर्स को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखेगा। इसमें क्या था कि एक सेम कर दिया गया है कि एक जुडिशियल मेंबर और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे। अब इसमें पहले चेयरपर्सन जो होता था वो केवल नेशनल ट्रिब्यूनल के केस में एक मेंबर ही होता था, वही चेयरपर्सन होता था, और वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, है ना। इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है। इसमें कहा है कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट जज 10 साल से रहा हो, वो आदमी बन सकता है। पहले क्या था? पहले जो एक मेंबर था उसकी केवल हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन थी कि केवल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केवल हाई कोर्ट का जज ही एक मेंबर आ सकता है। अब 2 मेंबर हो गए हैं, जुडिशियल मेंबर और इसमें इसमें 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, एक जुडिशियल 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। ठीक है। और अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, एक एक, तो इसमें टोटल 2 होते हैं, है ना। और इसमें जो बेंच है वो 3 मेंबर की है, नए कोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 मेंबर की बेंच है। ठीक है।
ट्रिब्यूनल्स के जुरिडिक्शन की बात करी जाए तो इनकी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, कोई सिविल कोर्ट इन पे इंटरफियर नहीं कर सकता है। और इसमें नई पावर एक डाली गई है कि इंटरिम रिलीफ्स दे सकते हैं लोगों को ये ट्रिब्यूनल्स अगर ज़रूरी हो। डिस्प्यूट का रेफरेंस कौन बनाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफरेंस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को दे सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट केवल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को ही रेफरेंस, मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफरेंस दिया जाएगा। कब? जब मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो या फिर कंसिलेशन में फेल्यूर हो, तब मतलब गवर्नमेंट रेफर करती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, ठीक है। और अगर जीआरसी या कंसिलेशन प्रोग्रेस में है तो गवर्नमेंट रिपोर्ट के तक वेट करेगी। पार्टीज जो है ट्रिब्यूनल में वॉलंटरी रेफरेंस भी ले सकती हैं, मतलब एम्प्लॉयर या वर्कर जॉइंटली खुद को ट्रिब्यूनल में डायरेक्टली भेज सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के साथ। ट्रिब्यूनल ट्रीट्स इट एज गवर्नमेंट हैज रेफर्ड इट। अगर दोनों जॉइंट रेफरेंस बनाए तो उनको कंसिलेशन में नहीं, सीधा जाके जाएंगे वो ट्रिब्यूनल के पास में, अगर जॉइंट रेफरेंस बनाए। अगर जॉइंट रेफरेंस डायरेक्ट ना हो, कोई डायरेक्ट जॉइंट रेफरेंस ना हो, मतलब अच्छा सॉरी, पहले कोई डायरेक्ट जॉइंट रेफरेंस नहीं था ट्रिब्यूनल में स्पीड के लिए। मतलब ये है कि अगर दोनों पार्टीज मिलके चाहें तो वो कंसिलेशन का प्रोसेस स्किप करके डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में पहुंच सकती हैं। ये बताया गया है कि अवार्ड मतलब डिसीजन अपना ट्रिब्यूनल विद इन 12 मंथ, रेफरेंस डेट के विद इन 12 मंथ इसको देना पड़ेगा डिसीजन, और गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ 6 मंथ मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकती है। और रिसिप्ट जब अवार्ड हो जाएगा उसके बाद 30 दिन के अंदर ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, और पब्लिकेशन के 30 दिन बाद अवार्ड इनफोर्स हो जाता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अर्लियर कोई क्लियर डेडलाइन नहीं थी, फिक्स टाइमलाइन अब ये 12 मंथ की दे दी गई है। पहले कोई भी क्लियर डेडलाइन नहीं थी, ये 30 दिन का था, ये 30 दिन का था, ठीक है। अब दे दिया गया है कि इतने दिन में तो तुमको करना ही पड़ेगा 12 महीने में। पहले कोई भी कभी भी स्ट्राइक पे चला जाता था, लेकिन अब वर्कर्स को स्ट्राइक लॉकआउट पे एक जनरल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। पहले जो नोटिस देना होता था वो केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को ही देना होता था, वो भी ऐसे था कि 6 वीक्स पहले प्रियर नोटिस देना होता था, और आफ्टर 14 डेज जो था वो स्ट्राइक हो सकती है ना। इसमें ये जो 14 डेज का प्रावधान है ये सबके लिए कर दिया है कि बिना 14 दिन के नोटिस दिए हुए, विदाउट 14 डेज नोटिस कोई भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है, और नोटिस देने के 14 दिन के भीतर भी कोई नहीं जा सकता है। मतलब क्या है, जैसे मान लो दिया मैंने, आज 7 तारीख है और मैंने कहा कि 21 तारीख तक अपना सेटलमेंट कर लो, मैं स्ट्राइक पे चला जाऊँगा, इस दरमियान हम नहीं जा सकते हैं स्ट्राइक पे। और इसमें नोटिस में हम डेट लिखेंगे, एक्सपायरी डेट होती है एक, कि यहाँ इतने के बाद हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो सॉरी है ना। तो ये नोटिस का जो एक्सपायरी डेट है वही, ये तो वही वो बोला है वो, सॉरी, कि जो नोटिस का एक्सपायरी डेट है उससे पहले नहीं जा सकते हैं हम स्ट्राइक पे। अगर कंसिलेशन चल रहा है तो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। कंसिलेशन के कंक्लूजन के 7 दिन बाद तक हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। और ट्रिब्यूनल के कंक्लूजन के 60 दिन बाद तक, कंसिलेशन में 7 दिन है, कंक्लूजन में 60 दिन है, 60 दिन बाद तक हम नहीं जा सकते हैं। अगर कोई सेटलमेंट या अवार्ड ऑपरेशन में है तब तक स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन पहले क्या है, पहले ये रूल 6 वीक्स वाला लगता था, लेकिन केवल पीयूसी में लगता था, ठीक है। ये जो सेम नियम है लॉकआउट के लिए भी लगता है, 14 दिन का नोटिस, और ये ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हैं लॉकआउट के लिए भी लगता है। नोटिस जो है रजिस्टर्ड फॉर्मेट पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना पड़ेगा, और कंसर्न अथॉरिटीज़ और यूनियंस को एक कॉपी भेजनी पड़ेगी नोटिस की, और वैलिडिटी ऑफ नोटिस 60 डेज, ठीक है। 60 डेज के पहले 60 डेज जो नोटिस की वैलिडिटी होती है वो, मतलब आफ्टर 60 डेज यू कैन नॉट स्ट्राइक, है ना, ये बात है। इलीगल बताई गई है, नोटिस के बिना दी गई स्ट्राइक को इलीगल स्ट्राइक बोला जाएगा। कोई ऑर्डर अगर कोर्ट के अंदर नहीं माना तो इलीगल स्ट्राइक है। प्रोहिबिटेड पीरियड में स्ट्राइक इलीगल होता है, but not illegal if continued from earlier legal strike and proceeding started later। अगर प्रोसीडिंग्स बाद में चली हैं और पहले से लीगल स्ट्राइक चल रही है उसको कंटिन्यू किया है तो फिर इलीगल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा इलीगल स्ट्राइक को। ले ऑफ का मतलब हम जानते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्यूमुलेशन नेचुरल कैलेमिटी के दौरान इनेबिलिटी टेम्परेरी फेल्यूर हो जाता है वर्क देने से, उसको ले ऑफ बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट ये है फैक्ट्री माइन प्लांटेशन में इंडस्ट्रियल, ये जो ले ऑफ है केवल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में लगता है, जिनको फैक्ट्री माइन या प्लांटेशन जब होती है ना उनमें ही लगता है। और ये एलिजिबिलिटी पहले भी थी, 50 वर्कर से अगर ज़्यादा होंगे तो ले ऑफ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये पहले भी एलिजिबिलिटी थी। इसमें कंपनसेशन की बात करी गई है। ले ऑफ का कंपनसेशन अगर वर्कर है, लेकिन अगर कैजुअल या बदली वर्कर नहीं है और वो ले ऑफ हो जाता है, अगर इसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर कैजुअल या बदली वर्कर नहीं है और वो ले ऑफ हो जाता है तो 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA फॉर ऑल डेज ले ऑफ एक्सक्लूडिंग द वीकली हॉलीडेज। इसमें सेम प्रोविज़न है कि अगर वर्कर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट रिफ्यूज़ कर देता है विद इन 5 मील्स तो फिर नहीं मिलेगा, और ड्यूटी को रिपोर्ट नहीं करता है डेली तो ले ऑफ नहीं मिलेगा। अगर ले ऑफ स्ट्राइक और स्लो डाउन किसी दूसरे पार्ट में है तो नहीं मिलेगा ले ऑफ। और इसमें ये बताया गया है कि जो वर्कर्स मतलब प्रोविजन ऑफ ले ऑफ इन सर्टेन केसेस, मतलब जिनमें ले ऑफ के लिए प्रायर परमिशन चाहिए। अर्लियर क्या होता था कि जिन इस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, ले ऑफ के लिए उन्हें प्रायर परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ा के 300 प्लस कर दिया है कि 300 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनके लिए ले ऑफ के लिए परमिशन चाहिए होगा। अगर जैसे मान लो परमिशन अगर रिफ्यूज़ कर दिया गया तो ले ऑफ इलीगल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डर नहीं आया 60 दिन तक तो परमिशन डीम्ड ग्रांटेड मान ली जाएगी। रिट्रेंचमेंट की बात करी जाए, रिट्रेंचमेंट के केस में क्या होता है कि अगर टर्मिनेट कर दिया किसी अन्य रीजन से तो रिट्रेंचमेंट में 1 महीने का नोटिस देना पड़ता था, और या तो फिर वेजेस दो 1 महीने की, तो ये कंडीशन थी, है ना। और रिटेंचमेंट कंपनसेशन क्या था, 15 दिन का एवरेज पे हर कंप्लीटेड ईयर के लिए मिलता था, है ना, ये सब था। अब 300 प्लस के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी रिट्रेंचमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट 60 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी और 1 साल तक के लिए वैलिड होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर रिट्रेंच कोई वर्कर कर दिया और फिर एम्प्लॉयर फिर से हायर प्रोसेस करता है तो विद इन 1 ईयर अगर हायर प्रोसेस फिर से होती है तो सबसे पहले रिट्रेंच वर्कर को प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्लोज़र की बात करें, अगर क्लोज़ करना है कोई अंडरटेकिंग को तो गवर्नमेंट को पहले 60 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलता था, अब नोटिस जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेजा जाता है। अगर क्लोज़र जो है
एक्सीडेंट और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से हो रहा है तो नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अगर 300 प्लस वर्कर हैं तो फिर प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर रिफ्यूज़ कर दिया गवर्नमेंट ने क्लोज़र फिर भी हो गया तो इलीगल क्लोज़र है वो, और अगर रिप्लाई नहीं दिया तो परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी, है ना। अगर क्लोज़र अनजस्टिफाइड है तो रीओपन करने की ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट। अब कंपनसेशन फॉर क्लोज़र, इसमें सेम है, 15 दिन की पे जो है मिलती है क्लोज़र के लिए पर कंप्लीटेड ईयर, है ना। इसमें एक नई चीज़ इस्टेब्लिश करी गई है, वर्कर रीस्किलिंग फंड। अब बात करते हैं वर्कर रीस्किलिंग फंड की। ये जो वर्कर रीस्किलिंग फंड है ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें एम्प्लॉयर को 15 दिन की वेज जो है ना वो कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है फॉर एवरी रिट्रेंच्ड वर्कर। मतलब ये है कि जो भी वर्कर रिट्रेंच किया है हमने उसके लीव में 15 दिन की वेजेज, एक वर्कर पे 15 दिन की उसकी वेज वर्कर रीस्किलिंग फंड में देना पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। अब ये जो फंड है ये डायरेक्टली वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट होगा और वो रीएम्प्लॉयमेंट में उसकी मदद करेगा, ठीक है। तो मतलब रिट्रेंचमेंट के केस में जो वेजेस मिलती हैं पर कंप्लीटेड ईयर वो तो मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा एक वर्कर रीस्किलिंग फंड में 15 दिन की वेजेस जो है कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, और गवर्नमेंट सेटअप करेगी ये वर्कर रीस्किलिंग फंड, एंड ये फंड डायरेक्टली वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये नया फीचर है, इसमें ही है केवल, है ना।